brought to you by Infinix. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले शो की झलकियां। क्या अमेरिका ने कनाडा को बड़ा धोखा दिया? इजराइल को मिली छूट पर कौन नाराज हुआ? पाकिस्तान में अब किसने हमला कर दिया? और स्वीडन में सरकार को सेना क्यों बुलानी पड़ी? सबसे पहले बात करेंगे भारत कनाडा विवाद की। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अलग अलग कार्यक्रमों और मीटिंग्स में वो हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में 28 सितंबर को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उन्होंने मीटिंग की। इस पर कनाडा की भी नजर थी। दरअसल मीटिंग से पहले 2 बयान आए। पहला था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले, भारत एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। हम उनसे मजबूत रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें केस की सच्चाई बाहर लाने में हमारी मदद करनी चाहिए। हमें भरोसा है कि ब्लिंकन जयशंकर के सामने हमारा पक्ष रखेंगे। ट्रूडो का इशारा हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की तरफ था। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। 18 जून 2023 को कनाडा में उसकी हत्या हो गई। ठीक 3 महीने बाद सितंबर में ट्रूडो ने हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया। सहयोगी देशों से मदद मांगी, कहा कि वे भारत की आलोचना करें। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से जांच में सहयोग की अपील की, लेकिन अपने शब्दों में संयम रखा, निंदा करने से बचते रहे। कनाडा को सबसे ज्यादा उम्मीद अमेरिका से थी। वो उनका सबसे करीबी और सबसे अहम पार्टनर है। उसकी पूरी दुनिया में तूती बोलती है। कनाडा की दक्षिणी सीमा अमेरिका से लगी है। दोनों देश नेटो और 5 आइज जैसे संगठनों में साथ हैं। नेटो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 31 देशों का संगठन है। वे आपस में साझा सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि 5 आइज में 5 देश हैं। कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पांचों की खुफिया एजेंसियां साथ मिलकर काम करती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का इनपुट अमेरिका ने ही दिया था। हालांकि अभी तक इस मसले पर ना तो कोई आधिकारिक बयान आया है। इन सबके बीच अमेरिका ने कनाडा के समर्थन में कई बयान दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि भारत को कोई छूट नहीं मिलेगी। 22 सितंबर को विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले कि हम जवाबदेही चाहते हैं। इसलिए जब ब्लिंकन और जयशंकर की मीटिंग तय हुई तो कनाडा को उम्मीद जगी। उनकी उम्मीद को बल मिला अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान से, जो जयशंकर की मीटिंग से ठीक पहले आया। सुनिए। Before the secretary has a chance to say it directly to those counterparts. So what I will say, however, is that we have consistently engaged with the Indian government on this question and have urged them to cooperate, and that engagement and the urge for them to cooperate will continue. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट लहजे में इशारा किया कि निज्जर पर बात हो सकती है। मीटिंग हुई, अंदर क्या हुआ ये टॉप सीक्रेट है, लेकिन जो प्रेस रिलीज हुई उसमें कहीं भी कनाडा या निज्जर का जिक्र नहीं था। तो फिर क्या बात हुई? प्रेस रिलीज के मुताबिक G20 के फैसलों, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आगामी 2+2 डायलॉग, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी में साझा सहयोग पर चर्चा हुई। इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा G20 समिट के दौरान हुई थी। इसके तहत भारत को वेस्ट एशिया के रास्ते यूरोप से जोड़ा जाएगा, समंदर और रेलवे ट्रैक से। इसके जरिए चीन के 1 बेल्ट 1 रोड को चुनौती देने का प्लान है। रिपोर्ट्स हैं कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका अच्छा खासा निवेश करने वाला है। और ये 2+2 डायलॉग क्या है? इसमें 2 देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में मिलते हैं और सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं। भारत ने व्यवस्था अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ बनाई है। आधिकारिक बयान में तो अमेरिका के साथ निज्जर विवाद की चर्चा नहीं हुई, मगर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट एक अलग दावा करती है। रॉयटर्स को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि निज्जर पर बात हुई और ब्लिंकन ने भारत से जांच में सहयोग की अपील भी की। हालांकि यह आधिकारिक पक्ष नहीं है। ये घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है। नंबर 1, ब्लिंकन ने निज्जर विवाद पर बात क्यों नहीं की? और नंबर 2, अगर बात हुई तो आधिकारिक बयान में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? दोनों का जवाब लगभग एक जैसा होगा। वो ये कि अमेरिका भारत को नाराज नहीं करना चाहता, वो उसे कनाडा के ऊपर तरजीह दे रहा है। दोनों ही सिचुएशंस में ट्रूडो को झटका लगेगा। उन्हें इससे उबरने में समय लगने वाला है। भारत कनाडा के बाद अब बात इजराइल की। एक कहावत है, पुटिंग लिपस्टिक ऑन पिग, मतलब महज सजावट किसी बदसूरत चीज को सुंदर नहीं बना सकती।
इस कहावत को फिलहाल अमेरिका के नए वीज़ा वेवर प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है। और ये प्रोग्राम क्या कहता है? दरअसल अमेरिका ने इजरायली नागरिकों के लिए वीज़ा की अनिवार्यता हटा दी है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए आपको वहाँ का वीज़ा लेना होता है, लेकिन अगर आप इजरायली नागरिक हैं और आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि पासपोर्ट ज़रूरी होगा। बिना वीज़ा के इजरायली नागरिक 90 दिनों तक अमेरिका में रह सकते हैं। ये व्यवस्था 30 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने वीज़ा फ्री ट्रैवल की सुविधा 41 देशों के नागरिक को दी है, इसमें भारत नहीं है। VWP में शामिल करने का मतलब है कि अमेरिका संबंधित देश को तरजीह दे रहा है, उसको अपना करीबी मान रहा है। इस समय इजराइल के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उनका बाइडेन सरकार के साथ 36 का आंकड़ा है। इसके बावजूद इजराइल को रियायत मिली है। इसे नेतन्याहू की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका के डिसीजन से उसके यहाँ के लोग गुस्सा गए हैं। अरब और फिलिस्तीन मूल के अमेरिकी सांसदों ने विरोध जताया। VWP में उम्मीद की जाती है कि दूसरा देश भी अमेरिकी नागरिकों को वीजा फ्री ट्रैवल करने देगा। आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल इसका पालन नहीं करेगा। इसके पीछे 2 घटनाओं का उदाहरण दिया जा रहा है। पहला वाकया अमेरिकी सांसद इल्हान उमर और रशीदा तलीब का। 2019 में दोनों फिलिस्तीन जाना चाहती थी, लेकिन इजराइल ने इजाजत नहीं दी। दूसरा उदाहरण ओसामा अबू इरशाद का है। ओसामा फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थकों में से हैं। वो 2 संगठन भी चलाते हैं। उन्होंने कतरी मीडिया संस्थान अल जजीरा में एक लेख लिखा, बताया कि उन्हें फिलिस्तीन में अपने गांव पहुंचने में काफी परेशानी हुई थी। आलोचक ये भी कह रहे हैं कि गाजा पट्टी में रहने वाले अमेरिकी अगर देश छोड़ना चाहे तो उन्हें इजराइल से एक विशेष परमिट लेना होता है। यहाँ भी अमेरिकी नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहा है, लेकिन सरकार को अपने लोगों की चिंता नहीं है। इन आलोचनाओं के बावजूद अमेरिका ने इजराइल को छूट क्यों दी? इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के आपसी संबंध है, लेकिन ये संबंध पनपे कैसे? 3 उदाहरण से इसको समझते हैं। पहला, इजराइल की स्थापना में सहयोग। यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार का एक लंबा इतिहास है। इसके खिलाफ 19वीं सदी में ज़ायनिज़्म का उभार हुआ। इस विचारधारा के अनुयायी यहूदियों के लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। ज़ायनिज़्म अमेरिका की गोद में पला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इजराइल की मांग तेज हुई। फिलिस्तीन के अंदर इजराइल की मांग से अरब नाराज थे। उस समय सऊदी अरब के शासक शाह अब्दुल अजीज ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को कहा था, यहूदियों पर जुल्म जर्मनी और पोलैंड में हुए, आप हमारी जमीन में उनको घर क्यों दे रहे हैं? रूजवेल्ट ने जवाब दिया, बेफिक्र रहिए, बिना अरबों की मर्जी से फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ वक्त बाद ही रूजवेल्ट की मौत हो गई और फिर आए हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने भी कमोबेश यही बात दोहराई। लेकिन जब नवंबर 1947 में इजराइल के बनने पर वोटिंग हुई तो अमेरिका ने न सिर्फ उसके पक्ष में वोट डाला बल्कि इजराइल के लिए लॉबिंग भी की। माने दूसरे देशों को भी इजराइल के पक्ष में वोट डालने के लिए मनाया। हैरी एस ट्रूमैन दुनिया के पहले नेता बने जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। सनद रहे भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की थी। दूसरा मामला जुड़ा है मिडिल ईस्ट में दबदबे से। मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल और गैस का भंडार तो है ही, इसकी लोकेशन भी बड़ी अहम है। लेकिन यहाँ सभी देशों के साथ दोस्ती रखना अमेरिका के लिए संभव नहीं है। नए दौर में ये देश अपने हिसाब से विदेश नीति तय करने लगे हैं। उन पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिका इजराइल का सहारा लेता है। वो उसकी आर्थिक तौर पर मदद भी करता है, हथियार और टेक्नोलॉजी भी उसे देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी वकालत भी करता है। तीसरा मामला दिसंबर 2017 का है, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। इस पर काफी बवाल हुआ। जेरूसलम पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों दावा ठोकते हैं, मगर इजराइल से दोस्ती के लिए अमेरिका ने विरोध को नजरअंदाज कर दिया था। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। 29 सितंबर को पाकिस्तान में 2 बम धमाके हुए। पहला धमाका बलूचिस्तान में हुआ। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक जुलूस के दौरान फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कम से कम 52 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक डिप्टी SP भी शामिल है। 130 से अधिक लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले की है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के मौके पर लोग जुटे थे। वे ईद मिलादुन नबी मनाने आए थे, जुलूस निकाल रहे थे। उसी दौरान पुलिस की गाड़ी के पास बम फटा। अभी तक किसी आतंकी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सबसे ज्यादा शक है इस्लामिक स्टेट पर। जुलाई 2018 में इसी इलाके में हुए बम धमाके में 128 लोग मारे गए थे। तब IS ने जिम्मेदारी ली थी। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।
एक और आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने कहा, हमने कुछ नहीं किया है। टीटीपी ने पिछले कुछ समय में कई आतंकी हमले किए हैं। ये गुट पाकिस्तान में प्रतिबंधित है। टीटीपी के बारे में हम पहले भी आपको विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तरफ मस्तूंग हमले पर निंदा और शोक जताने वाले बयान सामने आ रहे थे, उसी समय खैबर पख्तूनख्वा में हमले की खबर सामने आ गई। केपी के हंगू में एक पुलिस स्टेशन में 2 बम धमाके हुए। पहला थाने के गेट पर, दूसरा बम थाने के अंदर बनी मस्जिद के अंदर फटा। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग घायल हैं, लगभग 40 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भी किसी गुट ने नहीं ली है। फिलहाल पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पंजाब प्रांत में 46,000 पुलिस वालों को मस्जिदों और धार्मिक जुलूसों की सुरक्षा में तैनात किया गया है। और अब आखिर में कहानी स्वीडन की। स्वीडन में सरकार क्रिमिनल गैंग्स से परेशान है। अब सेना उतारने पर विचार चल रहा है। 28 सितंबर को 12 घंटों के अंदर 3 लोगों की हत्या हुई। 2 लोगों को राजधानी स्टॉकहोम में गोली मारी गई, जबकि एक महिला को घर में बम लगाकर उड़ा दिया गया। स्वीडिश मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2023 में कम से कम 12 लोग गैंग्स के हमले में मारे गए हैं। 2022 में 60 लोग शूटिंग के शिकार हुए। 28 सितंबर की घटना के बाद प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने देश को संबोधित किया। बोले, हम क्रिमिनल गुटों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को भी तलब किया है। 29 सितंबर को पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उनकी मीटिंग होगी। वहां ये तय होगा कि आर्मी किस तरह पुलिस की मदद कर सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सैनिकों को पुलिस की जगह तैनात किया जाएगा, जबकि पुलिस पूरा ध्यान गैंग से निपटने पर लगाएगी। सरकार हिंसा में शामिल प्रवासियों को वापस भेजने और सर्विलांस बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये स्थिति पैदा क्यों हुई? स्वीडन दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में बसा है, फिनलैंड और नॉर्वे के बीच में। आबादी लगभग 1 करोड़ है। मानव विकास सूचकांक में स्वीडन दुनिया में 7वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय लगभग 50 लाख रुपए है। इन सब के बावजूद अपराध क्यों बढ़ा है? 2 बड़ी वजहें इसकी हैं। नंबर 1, प्रवासियों से दूरी। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के इलाकों में अशांति फैली, सिविल वॉर शुरू हुए। इसके चलते लोगों ने यूरोप की तरफ पलायन करना शुरू किया। हजारों की संख्या में लोग स्वीडन भी पहुंचे। 1 दशक बाद भी वे स्थानीय संस्कृति में घुल मिल नहीं पाए हैं। प्रवासियों के इलाकों में बुनियादी चीज़ों की कमी है। वे ड्रग्स की तस्करी और दूसरे अवैध धंधों में भविष्य देखते हैं। उनको रेगुलेट करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में 80% गैंग वायलेंस गरीब मोहल्लों में हुए। नंबर 2, नियंत्रण की लड़ाई। स्वीडन में फिलहाल 2 बड़े क्रिमिनल गैंग्स के बीच टक्कर चल रही है। एक है डलन नेटवर्क। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में उनका एक अधिकार रहा है। अब उन्हें दूसरे गैंग से चुनौती मिल रही है, फॉक्सट्रॉट नेटवर्क। उनका मुखिया रावा माजिद है, उसको कुर्दिश फॉक्स भी कहते हैं। वो 5 बरस से तुर्की में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। डलेन और फॉक्सट्रॉट की आपसी लड़ाई में आम जनता नुकसान झेल रही है। कई पीड़ित ऐसे भी थे जो गैंग्स की आपसी रंजिश के बीच में आकर मारे गए। सरकार उन्हें काबू नहीं कर पाई। तो आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।